अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह इंग्लिश सीखने से पहले हम एबीसी सीखते हैं, इस तरह साइबर सिक्योरिटी सीखने से पहले हमें साइबर सिक्योरिटी और आईटी के अंदर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर साइबर सिक्योरिटी कोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज़ इन साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CIA ट्राइएड। अब CIA ट्राइएड जो है ये साइबर सिक्योरिटी की बेसिस कंसीडर किया जाता है। अब C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, ये लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा। इट मीन्स दैट मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर डाटा। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर ये होता है कि आप ऐसी सिक्योरिटी मेजर्स, ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं कि आपकी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस डाटा को एक्सेस ना कर सके सिवाय उन लोगों के जिनके पास उसका एक्सेस होना चाहिए। अब इंटेग्रिटी के अंदर आ जाता है कि आपकी डाटा की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मेंटेन रहे। कोई भी आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई भी आपके डाटा की फॉर्म चेंज ना करे, उसको मैनिपुलेट ना कर सके। ऐसी सिक्योरिटी मेजर्स लें जिससे इंटेग्रिटी मेंटेन रहे। दिस इज़ द सेकंड पिलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। दिस इज़ द सेकंड पिलर ऑफ CIA ट्राइएड। और तीसरी चीज़ जो है वो अवेलेबिलिटी आ जाती है कि जब आपको उस डाटा की ज़रूरत पड़े वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ी आपका सर्वर डाउन है या डाटा अवेलेबल ही नहीं है या कोई एरर आ रहा है। तो मेंटेनिंग द अवेलेबिलिटी इज़ द थर्ड पिलर ऑफ CIA ट्राइएड और द थर्ड पिलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। CIA ट्राइएड इज़ कंसीडर्ड एज अ बेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी की बेस है CIA ट्राइएड। पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन की, वो इन तीन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही होती है। अगर इन तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, इसका मतलब यह है कि आपने साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स कम्प्लीटली नहीं लिए हैं। अब जो CIA ट्राइएड हमने ऊपर पढ़ा है उसके अंदर तीनों को या उनमें से किसी एक या दो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हैकर जो टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, जो अटैक्स परफॉर्म करते हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये एक ही अटैक की दो टाइप्स हैं। इनके अंदर हल्का सा डिफरेंस ये है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक के अंदर एक डिवाइस इन्वॉल्व होती है अटैक परफॉर्म करने में, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक के अंदर हैकर अपनी एक बॉट आर्मी क्रिएट कर लेता है जो कि उसका काम कर रही होती है, ये अटैक परफॉर्म कर रही होती है। अब इस अटैक में होता क्या है, इस डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक में ये होता है कि एक हैकर अपनी डिवाइस से या फिर जो उसने बॉट आर्मी क्रिएट की हुई है, इतनी ज़्यादा स्पैम ट्रैफिक अपनी टारगेटेड सर्वर के ऊपर भेजता है कि वो सर्वर या तो डाउन हो जाता है या फिर उसके रिसोर्सेज किसी लेजिटिमेट यूज़र जो कि असल में हकदार है उस सर्वर को यूज़ करने का, उसके यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने लेजिटिमेट यूज़र्स को रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता और वो इसी स्पैम ट्रैफिक के अंदर फंस के रह जाता है। तो दूसरा अटैक आता है मालवेयर अटैक। अब कोई ऐसा वायरस क्रिएट कर देना, उस सर्वर के अंदर डाल देना जिससे उस सर्वर का एक्सेस आपके पास आ जाए। उसके अंदर कोई ऐसा बैकडोर क्रिएट हो जाए जहाँ से आप उस सर्वर के डाटा को एक्सेस कर सकते हो। अब तीसरी अटैक है फ़िशिंग। फ़िशिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी लेजिटिमेट वेबसाइट या फिर किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और क्योंकि वो आपने क्रिएट किया है उसके अंदर अगर कोई क्रेडेंशियल एंटर होंगे तो वो आपके पास क्रेडेंशियल आ जाते हैं और आप उनके मेन अकाउंट जो ओरिजिनल वाला है उनको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक का एक फ़िशिंग पेज बना लेते हैं लोग। क्या करते हैं कि फेसबुक का जो फ्रंट एंड है जिस तरह वो नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा एक पेज बनाएंगे और उसका लिंक जो भी उनका टारगेट है उसको सेंड कर देंगे। अब वो ट्रिक हो जाएगा और क्या करेगा कि उस फेसबुक के पेज के अंदर अपनी क्रेडेंशियल लॉगिन कर देगा और वो क्रेडेंशियल उस अटैकर के पास आ जाएंगे। कुछ इस तरह करके फ़िशिंग काम करती है। पीपल आर नॉट डम्ब नाउ डेज बट दे वर यूज टू बी अ फ्यू ईयर्स अगो। अब चौथा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर ये होता है कि कुछ भी करके एक अटैकर ने अपने टारगेट को ट्रिक करना है कि वो जो बात वो चाह रहा है, वो अटैकर जो चाह रहा है करवाना, वो उसकी बात मान जाए। जिस तरह कि आपको अक्सर, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या फिर मुझे नहीं पता आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ भी ये काम होता होगा, तो होता क्या है कि आपको अक्सर एक कॉल आती है, इसके अंदर वो कहते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ तो अपनी ये डिटेल मुझे दे दें। तो क्या होता है कि वो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि आप उनको अपना डाटा दे दें। तो बेसिकली दिस इज़ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब अगला अटैक है पासवर्ड अटैक। इसके अंदर क्या होता है कि एक अटैकर
आपकी क्रेडेंशियल के ऊपर डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल उसने आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करना है, तो वो एक डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करेगा या फिर एक ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेगा कि वो आपके सोशल मीडिया अटैक का एग्जैक्ट पासवर्ड निकाल ले। अब ये किस तरह काम करती हैं चीज़ें, ये जब हम आगे इनको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएंगी। अगला अटैक है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। अगर आप डेटाबेस से थोड़ी बहुत वाकफियत रखते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और इस तरह से क्वेरी को मैनिपुलेट करना कि डेटाबेस ट्रिक होके आपको आपकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे दे, इसको कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। और ये बहुत कॉमन अटैक है और ओवेस्प की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर आता है। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स ऐसे अटैक्स होते हैं जो कि पहले नोन नहीं होते, उनके बारे में पहले कोई नहीं जानता। कोई अटैकर जो होता है या कोई हैकर होता है उनको डिस्कवर करता है, और क्योंकि वो नया ही डिस्कवर हुआ है, इसको कोई सोल्यूशन नहीं पड़ा हुआ उस कंपनी के पास या उस सॉफ्टवेयर के पास, या कोई पैच नहीं है उनके पास इसका, तो क्या होता है कि ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट से वो उनके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, उनके सर्वर्स को हैक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स काम करते हैं। उसके बाद आता है मैन इन द मिडल अटैक और MITM। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक हैकर अपने आप को दो चीज़ों के दरमियान प्लेस कर लेता है, एक तो आपकी डिवाइस और एक आपके राउटर के दरमियान या फिर आपके सर्वर के दरमियान। कहीं भी वो अपने आप को आपके और इंटरनेट के दरमियान प्लेस कर सकता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी नोड के ऊपर। और उससे क्या होगा कि वो आपकी ट्रैफिक जो भी होगी उसकी डिवाइस से होकर गुजरेगी, तो वो आपकी इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है। कुछ इस तरह से MITM अटैक परफॉर्म करता है। अब इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो भी है और इससे प्रिवेंशन का तरीका भी मैंने उसी के अंदर बताया, तो उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक के अंदर ये होता है कि एक हैकर किसी कंपनी के डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर उनसे रैंसम डिमांड करता है। अब वो रैंसम जब डिमांड करता है तो वो कहता है कि जब तक आप ये भत्ता पे नहीं करोगे, ये रैंसम पे नहीं करोगे, तो मैं आपके डाटा को डीक्रिप्ट नहीं करूँगा। तो उससे क्या होता है कि कंपनीज़ अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती और फिर अटैकर को उनको वो रकम पे करनी पड़ती है, वो अमाउंट पे करनी पड़ती है ताकि उनका डाटा एक्सेसिबल हो जाए। उसके बाद आ जाती हैं कॉमन साइबर सिक्योरिटी टूल्स। अब ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाती है फायरवॉल। फायरवॉल एक वॉल की तरह ही काम करती है जिसके थ्रू सारी इंटरनेट की जो ट्रैफिक है वो आपके जो डिवाइस के अंदर एंटर हो रही है वो फ़िल्टर होकर जाती है। अब फायरवॉल क्या करता है कि उसके अंदर जितनी भी मैलिशियस ट्रैफिक है उसको सेपरेट कर देता है और जो भी लेजिटिमेट ट्रैफिक है उसको हमारी डिवाइस के अंदर आने देता है। कुछ इस तरह से फायरवॉल हमारे डिवाइस को सिक्योर करता है। अब अगली चीज़ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद जो वायरसेस होते हैं या फिर जो वायरसेस बाहर से इंटरनेट से हमारी डिवाइस में आ रहे हैं उनको रोकता है, उनको या तो फिनिश कर देता है या क्वारंटाइन कर देता है। अब तीसरी चीज़ है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमें किस तरह प्रिवेंट करते हैं, ये हमारी जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे, जितने भी लॉग क्रिएट हो रहे होंगे, जितनी ट्रैफिक आ जा रही होगी, सब के ऊपर मॉनिटरिंग परफॉर्म करेंगे। और अगर उसके अंदर इनको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आती है तो ये उसको डिटेक्ट करेंगे और जो हमारा सिक्योरिटी एडमिन होगा या फिर जो IT की टीम होगी उसको एक अलर्ट भेज देंगे कि यार आपके सिस्टम के अंदर ये कुछ मलिशियस चीज़ हो रही है या कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है, तो आप इसको देख लो। उसके बाद आता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। अब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स क्या करते हैं कि ये बिल्कुल IDS या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि ये अलार्म भेजें, ये सिर्फ अलार्म नहीं भेजते, ये उसको प्रिवेंट भी करते हैं। अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो ये उसको ब्लॉक कर देंगे, कोई अनयूजुअल ट्रैफिक हमारे सिस्टम में एंटर हो रही है तो ये उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की एक एडवांस फॉर्म ही है। उसके बाद आ जाती है वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। अब वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके पास एक लिस्ट होती है वल्नरेबिलिटीज़ की जो कि कॉमनली सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकती हैं। तो ये क्या करते हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और उनमें से अगर कोई वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में मौजूद है तो ये आपको या तो अलर्ट कर देते हैं या फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। अब कुछ कॉमन साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है हैशिंग। हैशिंग के अंदर हम अपने प्लेन टेक्स्ट को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कि वो रीडेबल ही नहीं रहता, उसकी कोई सेंस नहीं बनती।
हैश जो होता है वो एक ही दफ़ा क्रिएट होता है, हर एक करैक्टर के लिए, हर एक सेंटेंस के लिए, हर एक डाटा के लिए अलग हैश जनरेट होता है जो कि यूनिक होता है। इसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ हैशिंग एल्गोरिज्म होते हैं जैसे कि SHA-256, MD5, SHA-128, जेंगो, इस तरह के बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं और हमारे डाटा को वो हैश फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास जो है वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी हम यही करते हैं कि हम अपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक की यूज़ होती है। उस की से हम अपने प्लेन टेक्स्ट को पहले इनक्रिप्ट करते हैं और फिर वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है वो अगले पर्सन को सेंड कर देते हैं जिसके लिए वो मैसेज है। और फिर वहाँ जो बैठा हुआ पर्सन है वो क्या करेगा कि उसके पास भी सेम की होगी और वो उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डीक्रिप्ट करेगा, और जब वो डीक्रिप्ट हो जाएगा तो वो उसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर वापस आ जाएगा जो कि हमने इनक्रिप्ट किया था। तो कुछ इस तरह से क्रिप्टोग्राफी काम करती है। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम ये करते हैं कि जिस पर्सन को जितनी रिसोर्सेज का एक्सेस ज़रूरी है उसका टास्क परफॉर्म करने के लिए, बस उतनी ही रिसोर्सेज हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जितनी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वहाँ हम उससे ले लेते हैं। जैसे कि एक एडमिन है, अब एडमिन ने पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है वहाँ बैठ के, तो हम उसको हर चीज़ का एक्सेस दे देंगे, यार तुम ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली पूरे सिस्टम का एक्सेस होता है एक एडमिन के पास। अब वहीं अगर एक एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय को हम वो सब रिसोर्सेज या वो सब एक्सेस नहीं देंगे जो कि हम एडमिन को दे रहे हैं, क्योंकि उस एम्प्लॉय को उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टास्क कुछ और है। इसलिए हम उतने ही रिसोर्सेज या उतनी ही एक्सेस उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके। अगली चीज़ है लीस्ट प्रिविलेजेस। लीस्ट प्रिविलेजेस का मतलब है कि किसी भी पर्सन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस या मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज या प्रिविलेजेस ग्रांट करना। अब जितना उसको उस टास्क के लिए ज़रूरत है बस उतनी प्रिविलेजेस को दे दी कि वो उतनी चेंजिंग कर सकता है सिस्टम में जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी उसकी टास्क की रिक्वायरमेंट है, बस उतनी ही चेंजिंग वो अपने सिस्टम में कर सकता है। इसको कहते हैं लीस्ट प्रिविलेजेस। और जो लास्ट वन है वो है डिजिटल सिग्नेचर्स। अब डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? जिस तरह आपने देखा होगा कि फ़िज़िकल सिग्नेचर्स होते हैं कि आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर फिज़िकली साइन करते हैं, बेसिकली आप इंश्योर करते हैं कि हाँ इस चीज़ से मैं एग्री कर रहा हूँ। तो डिजिटल सिग्नेचर भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो पर्सन जिसने कोई टास्क परफॉर्म किया है वो अपने डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड करवाता है ताकि बाद में उस बात से मुकर ना सके कि उसने वो टास्क परफॉर्म किया था। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि साइबर सिक्योरिटी और आईटी की फ़ील्ड के अंदर यूज़ होती हैं। तो कुछ भी सीखने से पहले इन टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये हमारी साइबर सिक्योरिटी कोर्स का पहला लेक्चर था। आई विल पोस्ट वीडियोज़ रेगुलरली विद इन 2 to 3 days ऑफ स्पैम। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और हमारी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।